तो चलिए आज सीधे मुद्दे पर आते हैं। हमारे सामने है काफ़ी इंटरेस्टिंग पेटेंट केस 3M इनोवेटिव प्रॉपर्टीज लिमिटेड वर्सेस वीनस सेफ्टी एंड हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड। फोकस है फ्लैट फोल्ड रेस्पिरेटरी मास्क पर। सोर्सेज में हमारे पास दिल्ली हाई कोर्ट का एक फैसला है FAOS 2922/014 और कुछ लीगल एनालिसिस भी हैं। आज हम इस कानूनी झगड़े की जड़ तक जाने की कोशिश करेंगे, खासकर पेटेंट लॉ के दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, नॉवेल्टी यानी नयापन और इन्वेंटिव स्टेप यानी कि वो चीज़ पहले से जानने वालों के लिए ऑब्वियस ना हो। और ये सब 3M के इंडियन पेटेंट नंबर 211175 के संदर्भ में है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब मिलती जुलती टेक्नोलॉजी पहले से हो तो कोर्ट्स कैसे डिसाइड करती हैं कि कोई इन्वेंशन सच में नया और नॉन ऑब्वियस है। तो चलिए इसे समझते हैं। इस केस का दिल है 3M का पेटेंट। वो एग्जैक्टली क्या चीज़ थी जिसे वो प्रोटेक्ट कर रहे थे? हाँ बिल्कुल, 3M का पेटेंट यानी 211175 एक स्पेसिफिक फ्लैट फोल्ड मास्क के लिए था। इसकी खासियतें क्या थीं? एक तो ये नॉन प्लीटेड था, मतलब इसमें वो सिलवटें नहीं थी जो कई मास्क में होती हैं। अच्छा। और ये 3 हिस्सों में बटा था जिन्हें 2 लाइंस ऑफ डिमार्केशन से अलग किया गया था। अब ये लाइंस ऑफ डिमार्केशन असल में फोल्ड्स नहीं बल्कि वेल्ड लाइंस थी। वेल्ड लाइंस, ठीक है। हाँ, वेल्ड लाइंस। और बीच में एक बाइसेक्टिंग फोल्ड था जिससे मास्क आसानी से फोल्ड हो जाता था। और सबसे जरूरी बात, ये पूरा मास्क एक ही पीस से बना था जिसे कहते हैं मोनोलिथिक प्रीफॉर्म ब्लैंक। ओके, मोनोलिथिक। जी, इसका आइडिया ये था कि ये मास्क एक अच्छी सील देगा, बनाने में आसान और सस्ता होगा, पहनने में ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा, मतलब चेहरे से थोड़ा उठा हुआ, और वो जो वेल्ड लाइंस थी वो उसे स्ट्रक्चरल मजबूती देंगी। तो 3M का इल्जाम सीधा था कि वीनस का जो V4410 मॉडल मास्क है वो उनके पेटेंट के क्लेम 1 की हर जरूरी चीज को कॉपी करता है। ओके, तो ये थे 3M के क्लेम्स। वीनस ने इसका क्या जवाब दिया? उनका डिफेंस क्या था? देखिए, वीनस का मेन डिफेंस ये था कि उनका मास्क 3M के पेटेंट को इन्फ्रिंज मतलब उल्लंघन कर ही नहीं सकता क्योंकि 3M का पेटेंट खुद ही वैलिड नहीं है। अच्छा, क्यों वैलिड नहीं है? उनका कहना था कि इसमें नॉवेल्टी यानी नयापन और इन्वेंटिव स्टेप दोनों की कमी है। इन्वेंटिव स्टेप मतलब वो चीज जो उस फील्ड में काम कर रहे किसी माहिर इंसान के लिए बिल्कुल जाहिर या ऑब्वियस ना हो। और अपने इस दावे को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने 3 पुराने डॉक्यूमेंट्स पेश किए जिन्हें पेटेंट की भाषा में प्रायर आर्ट कहते हैं। ये थे D1 एक US पेटेंट, D2 एक और US पेटेंट और D3 एक WO पब्लिकेशन। ओके, D1, D2, D3। हाँ, उनका बेसिक तर्क ये था कि इन पुरानी टेक्नोलॉजीज में 3M के इन्वेंशन के जो की फीचर्स थे वो सब पहले से मौजूद थे, इसलिए उस फील्ड के एक एवरेज स्किल्ड पर्सन, पोसिटा जिसे कहते हैं, पर्सन स्किल्ड इन द आर्ट, के लिए 3M का इन्वेंशन कोई बड़ी छलांग नहीं थी, वो तो ऑब्वियस था। समझ गया। तो वीनस ने कहा कि ये आइडिया तो हवा में पहले से था, बस 3M ने थोड़ा इधर-उधर करके पेटेंट ले लिया। सोर्सेज बताते हैं कि शुरू में सिंगल जज का व्यू कुछ अलग था। हाँ बिल्कुल, शुरू में सिंगल जज ने वीनस की बातों में वजन माना और 3M को जो एक अंतरिम रोक मिली हुई थी, जिसे इंटरिम इंजंक्शन कहते हैं, उसे हटा दिया। क्यों? जज साहब को लगा कि वीनस का जो प्रायर आर्ट वाला दावा है, खासकर D1 जिसमें लाइंस ऑफ डिमार्केशन का जिक्र था, वो 3M के पेटेंट की वैलिडिटी पर एक गंभीर सवाल खड़ा करता है। मतलब पहली नज़र में प्राइमा फेसी उन्हें लगा कि 3M के पेटेंट में शायद नॉवेल्टी और नॉन ऑब्वियसनेस की कमी हो सकती है। और उन्होंने वीनस के इन्वेस्टमेंट और इस बात को भी ध्यान में रखा कि वो 2011 से मार्केट में थे, जिसे बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस कहते हैं। वैसे एक छोटी सी टेक्निकल गलती भी हुई थी उस ऑर्डर में, जहां 3M की ही एक पुरानी US एप्लीकेशन को गलती से प्रायर आर्ट मान लिया गया था। अच्छा, लेकिन फिर मामला अपीलेट कोर्ट में गया, वहां क्या हुआ? कहानी बदली? हाँ बिल्कुल बदली। अपीलेट कोर्ट यानी हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच सिंगल जज के नतीजों से सहमत नहीं हुई। उन्होंने पेटेंट लॉ के एक बहुत ही लैंडमार्क इंडियन केस विश्वनाथ प्रसाद राधेश्याम वर्सेस हिंदुस्तान मेटल इंडस्ट्रीज का हवाला दिया। हाँ, ये तो काफी फेमस केस है। जी, ये केस साफ करता है कि पेटेंट लेने के लिए इन्वेंशन का सिर्फ नया और यूजफुल होना काफी नहीं है, उसमें एक इन्वेंटिव स्टेप यानी नॉन ऑब्वियसनेस का तत्व होना बहुत जरूरी है। मतलब वो आविष्कारक की अपनी सूझबूझ का नतीजा होना चाहिए, न कि किसी पहले से पता चीज का बस थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट। राइट। तो जब हाई कोर्ट ने उन प्रायर आर्ट्स D1, D2, D3 को 3M के पेटेंटेड इन्वेंशन से बारीकी से कंपेयर किया,
तो उन्होंने क्या पाया? उन्होंने कहा कि D1 में जिन लाइंस ऑफ डिमार्केशन की बात थी वो दरअसल मास्क में प्लीट्स यानी सिलवटें बनाने के लिए फोल्ड लाइंस थीं, जबकि 3M की लाइंस वेल्ड लाइंस थीं जो मास्क को शेप और स्ट्रक्चर दे रही थीं। ये फंक्शनली अलग चीजें थीं। मतलब नाम एक जैसा पर काम अलग। बिल्कुल। और D1 में 3M जैसा बाइसेक्टिंग फोल्ड भी नहीं था। फिर D2 और D3 के जो मास्क थे वो मोनोलिथिक नहीं थे, यानी एक पीस से नहीं बने थे, और उनमें 3M जैसी स्पेसिफिक वेल्ड लाइंस या वो बीच वाला फोल्ड भी नहीं था। तो हाई कोर्ट ने साफ कहा कि देखो, अलग अलग पुराने इन्वेंशन से फीचर्स उठाकर सिर्फ जोड़ देना ही इन्वेंशन नहीं कहलाता। जब तक उस फाइनल सोल्यूशन तक पहुंचने में कोई इन्वेंटिव इंजीन्यूइटी मतलब आविष्कारशील सरलता या सूझबूझ न दिखे, वो इन्वेंटिव स्टेप नहीं माना जाएगा। सवाल ये था कि क्या एक स्किल्ड पर्सन के लिए ये बिल्कुल जाहिर था कि इन पुराने आर्ट्स को देखकर ठीक वैसा ही मास्क बनाना है जैसा 3M ने बनाया? कोर्ट का जवाब था नहीं। ओके। और एक और बहुत जरूरी सिद्धांत यहाँ पर जोर देकर कहा गया, क्रेडिबल चैलेंज का प्रिंसिपल। क्रेडिबल चैलेंज, ये क्या है? हाँ, कोर्ट ने कहा कि जब पेटेंट ऑफिस, जिसमें अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं, सारे प्रायर आर्ट वगैरह को देखकर सोच समझकर एक पेटेंट ग्रांट करता है, तो बाद में उस पेटेंट को चैलेंज करने वाले पर एक हायर बर्डन होता है, यानी ज्यादा जिम्मेदारी होती है। अच्छा। उसे ये साबित करना पड़ता है कि उसकी चुनौती सिर्फ कहने भर की नहीं है, बल्कि हाईली क्रेडिबल है, यानी उसमें वाकई दम है, वो अत्यंत विश्वसनीय है। कोर्ट को लगा कि वीनस इस हायर बर्डन को पूरा नहीं कर पाया। उनकी चुनौती इतनी मजबूत नहीं लगी कि पेटेंट ऑफिस के फैसले पर सवाल उठाया जाए, खासकर जब पेटेंट ऑफिस ने उन्हीं प्रायर आर्ट्स पर विचार करके पेटेंट दिया था। तो आखिरकार फाइनल फैसला क्या हुआ अपीलेट कोर्ट का? तो अंत में हाई कोर्ट ने 3M की अपील मान ली। सिंगल जज का वो ऑर्डर जिसने इंजंक्शन हटाया था उसे रद्द कर दिया गया, और वीनस के खिलाफ जो इंटरिम इंजंक्शन यानी रोक थी उसे मुकदमे के फाइनल निपटारे तक फिर से बहाल कर दिया गया। बहाल कर दिया गया। जी, कोर्ट ने माना कि 3M ने अपना केस प्राइमा फेसी यानी पहली नज़र में बहुत मजबूती से रखा है। जो प्रायर आर्ट डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए वो 3M के इन्वेंशन को ऑब्वियस या पहले से ज्ञात साबित नहीं करते थे, और बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस भी अब 3M के पक्ष में था, क्योंकि रोक तो अपील के दौरान भी लगी हुई थी। तो ये काफी दिलचस्प मोड़ आया केस में। यस। इस पूरी चर्चा से हम क्या सीख सकते हैं, मतलब की टेक अवे क्या है? देखिए, मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सबक ये है कि पेटेंट हासिल करने के लिए सिर्फ नया होना ही काफी नहीं है। इन्वेंशन का नॉन ऑब्वियस होना, यानी उसमें इन्वेंटिव स्टेप का होना, उतना ही बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। सही बात है। और कोर्ट्स कैसे देखती हैं इन चीजों को? वो सिर्फ पेटेंट के शब्दों या क्लेम्स को नहीं देखती, वो इन्वेंशन के पीछे के कॉन्सेप्ट को, उसके काम करने के तरीके को, उसके फंक्शनल एस्पेक्ट को देखती हैं, और फिर उसे प्रायर आर्ट से कंपेयर करती हैं। हाँ, वो गहरा एनालिसिस जरूरी है। बिल्कुल। और वो क्रेडिबल चैलेंज वाली बात, एक बार पेटेंट मिल गया तो उसे गिराना आसान नहीं है। आपको बहुत ठोस वजह देनी होगी, खासकर अगर पेटेंट ऑफिस ने उन्हीं मुद्दों पर पहले ही विचार कर लिया हो। ये केस विश्वनाथ प्रसाद वाले प्रिंसिपल्स का एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल उदाहरण है कि कैसे नॉन ऑब्वियसनेस को परखा जाता है। बिल्कुल। तो ये मामला पेटेंट कानून की बारीकियों और उसकी पेचीदगियों को साफ दिखाता है, और एक सवाल भी छोड़ जाता है सोचने के लिए, क्या किसी आविष्कार को पेटेंट मिलने के बाद, खासकर जब एक्सपर्ट्स ने उसे जांचा हो, उसकी वैलिडिटी को चैलेंज करना इतना आसान होना चाहिए, या फिर पेटेंट ऑफिस के फैसले को ज्यादा वजन मिलना चाहिए? इस पर जरूर सोचिएगा।